हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि वह ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वह कारक जो अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दे रखा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेट लॉ बताया था। रेट लॉ क्या था, लिख देता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। रेट इक्वल्स टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। रेट लॉ मैंने आपको बताया था। रेट लॉ जो क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कोरिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन होती है जो रेट को कोरिलेट करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर जब आप इसको रेट लॉ को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो रेट है उसका फॉर्मूला ये दे रखा है। अब इसका मतलब रेट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इसको अगर मैं और सिंपली करूँ, ए और बी की जगह मैं रिएक्टेंट को आर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? आर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इक्वल्स टू के आर की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर रेट हो गई रेट, के हो गया रेट कांस्टेंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और आर जो है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एन जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये रेट लॉ हो गया सिंपल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मैंने दो तरह के रिएक्टेंट लिए थे और ए और बी लिया था, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ मैंने सिंपल ले लिया। अब अगर हम जितने भी फैक्टर हैं उन सबको स्टडी करें तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। क्या चीज़ समझ में आएगी? कि रेट जो है मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला किस पे? वह फैक्टर जो के को चेंज करेंगे। पहला फैक्टर कौन सा है? जो के को चेंज करेंगे, मतलब रेट कांस्टेंट को चेंज करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरा जो है जो कि किसको चेंज करेंगे, आर को, कंसंट्रेशन को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको चेंज करेगा, कंसंट्रेशन को। दूसरा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट को। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला है आपके कंसंट्रेशन। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। कॉमनली अगर हम कहें या जनरल वे में कहें तो जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, या सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। या हम ये कहें कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक जनरल अजम्पशन है। कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, ये सब आपके एन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एन पे। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये आपके पहला पॉइंट था जो कि किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो बाकी फैक्टर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे ही रिलेटेड होंगे। तो सेकंड आपके जो पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग में, वो है प्रेशर। वो क्या है? प्रेशर। अब आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लेते हैं, लेकिन अगर हम गैसियस रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर हम कंसंट्रेशन को प्रेशर में भी बताते हैं। तो जो रिलेशन आपके कंसंट्रेशन के लिए आ रहा है सेम रिलेशन आपके प्रेशर के लिए आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझते हैं, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो PV बराबर nRT। तो P बराबर क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, P बराबर N/V/RT, और N/V क्या होता है, C। तो P इक्वल्स टू CRT। तो आप कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू C। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर और कंसंट्रेशन का रिलेशन सेम आ रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके डायरेक्टली क्या मैंने कहा, कंसंट्रेशन हो गया। ये भी इनडायरेक्टली किसको चेंज कर रहा है, कंसंट्रेशन को ही चेंज कर रहा है। तीसरा जो फैक्टर है वो है वॉल्यूम।
अब देखिए मेनली वॉल्यूम का कंसेप्ट भी गैसियस रिएक्शन में आता है, क्योंकि गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम जो है अच्छी अमाउंट में आप चेंज कर सकते हो या कंपेरेटिवली चेंज कर सकते हो, बाकी सॉलिड और लिक्विड में बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव चेंज नहीं आता। अब वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर आप वॉल्यूम को, या इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आई? तो देखिए अभी आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगी। किसकी बात करें? रिएक्टेंट की। दूसरा है प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम, जो कि पहले दोनों पॉइंट से रिवर्स है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रेट कम हो जाएगी, और अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब देखिए जो रिएक्टेंट की नेचर है वो रेट को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि रेट लॉ जो है उसमें के और कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को जो चेंज कर रहे थे फैक्टर, वो तीनों हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ये के को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? के को, रेट कांस्टेंट को। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n, या फिर आप लिख सकते हो के रिएक्टेंट की पावर n, तो यहाँ पर जो आपके नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है वो के को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? के को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि के जो है किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो रेट है, जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट को चेंज करता है। अब रेट कांस्टेंट को अगर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक रेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन आप ये कहोगे कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब पुराने जो बॉन्ड हैं वो टूट रहे हैं और नए जो बॉन्ड हैं वो बन रहे हैं। तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, हर रिएक्टेंट के लिए बॉन्ड अलग अलग होते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड अलग अलग होते हैं। तो हर रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जो बॉन्ड बन रहे हैं वो अलग अलग है, इसलिए आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए NO प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, और रिएक्शन करके बना रहे हैं NO2, ये भी गैसियस फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं कहूँ CO प्लस O2, ये भी गैस फॉर्म में, और ये बना रहे हैं CO2, ये भी गैस फॉर्म में। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो इसको आप 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2, इसको आप 2 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी। अब अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रही है, NO ऑक्सीजन 2NO2, CO ऑक्सीजन 2CO2, लेकिन क्योंकि आपके रिएक्टेंट अलग है तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट अलग है, इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग है, ये रिएक्टेंट अलग है, इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग है, और जो प्रोडक्ट भी बन रहा है उसमें भी बॉन्ड एनर्जी क्या है, अलग है। तो इसलिए जो दोनों रिएक्शन देखने में सिमिलर लग रही है लेकिन दोनों की रेट जो है वो सेम नहीं होती, क्योंकि रेट कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन सेम भी कर दोगे तो रेट कांस्टेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है और ये वाली जो रिएक्शन है वो स्लो होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की नेचर पर रेट डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट के लिए बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी भी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है, इसलिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या दे रखा है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग 2 से 3 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से 3 गुना। तो यहाँ पर एक टर्म आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या टर्म आती है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इसको K 35 डिग्री सेंटीग्रेड और K 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। नॉर्मली हम इसको ये मानते हैं, बाकी ये कुछ भी हो सकता है।
25 से 30 भी हो सकता है, 20 से 30 भी हो सकता है, 30 से 40 कुछ भी हो सकता है। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको स्टैंडर्ड मानना है तो ये आप मान सकते हैं। तो आपसे पूछ रखा है आरपीएससी ने पूछ रखा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पर, एक टेम्परेचर T पर जो कि आपको नीचे लिखना है, और एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर T+10, जितना भी आप ले रहे हैं उससे 10 डिग्री ज़्यादा, वो आपके ऊपर आ जाएगा। इसको आप रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसको सॉरी आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू जो आती है वो 2-3 आ सकती है, 2 से 3 होती है नॉर्मली। मैक्सिमम रिएक्शन के लिए 2 से 3 होती है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 मानना है। क्या मानना है, बाय डिफ़ॉल्ट 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 2 मान लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी। इसको 2 मान लेते हैं, वैसे 2 से 3 होता है, 2 मान लेते हैं। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट दे रखा है। अब देखिए एक आपके आरडीएस इक्वेशन है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेट कितनी हो गई, पहले से 2 गुना होगी। जितनी भी आपकी रेट थी उससे ट्वाइस हो गई, 2 गुना हो गई। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर हम देखिए, एक तो ये पूछ रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ रखा है आरपीएससी ने। दूसरा वो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि अगर हम टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ा दें तो रेट कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री बढ़ा दें तो रेट कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री बढ़ा दें तो रेट कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला हम देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में जब हमने बात करी टेम्परेचर T पर, तो रेट मैंने कहा मान लो 1 थी। अब मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 10 डिग्री। 10 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट कितनी हो गई, जो पहले थी उसकी ट्वाइस, तो ये 2 हो जाएगी। अब ये जो है ये कोई बाउंड्री कंडीशन तो है नहीं कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है। मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर कुछ नहीं है तो 25 से 35 डिग्री हो सकता है और 2 गुना हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया और रेट कितनी थी, जो पहले थी उसकी 2 गुना हो गई। अब हमने क्या कहा, 10 डिग्री और बढ़ा दिया हमने, तो जो रेट है वो उसकी दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर रेट कितनी है, 2, तो दुगनी का मतलब कितनी हो जाएगी, 4। बात समझ में आ रही है। अब मैंने फिर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री। तो अब वापस ये रेट क्या हो जाएगी, 2 गुना, तो 4 का कितना हो जाएगा, 8। मैंने वापस से 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितनी हो जाएगी, 16। समझ में आ रही बात, मतलब हर 10 डिग्री पर रेट कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, मर्ज करके देख सकते हैं। कैसे कि 10 डिग्री बढ़ाया तो 2 गुना हो गई, और अब आपने 20 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितनी हो गई, 4 गुना। आपने 30 डिग्री बढ़ा दिया, एक साथ करके देख रहा हूँ तो रेट कितनी हो गई, 8 गुना। आपने 40 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितनी हो गई, 16 टाइम्स। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि रेट कितने गुना होगी, या टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना आएगा, या आपके के टी प्लस जो भी टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वो अपॉन के टी, ये कितना आएगा, या रेट कितने गुना आएगी। सिंपल इसको अगर हम छोड़ दें तो कि रेट कितने गुना हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, कितना बढ़ा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। तो आप उसको सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हो 2 del T डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कैसे समझे कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो डेल टी की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, ये 2 गुना आ गया। अब मैंने कहा डेल टी की वैल्यू कितनी कर दी, 20 डिग्री कर दी, तो डेल टी कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4। अगर मैंने डेल टी 30 डिग्री ले लिया तो 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकालो, या आप चाहो तो सिंपली सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ये आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। एक आप पढ़ते हो आरएनएस इक्वेशन, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है। हालांकि 2 से 3 गुना होता है, बाय डिफॉल्ट हम ट्वाइस मानते हैं, 2 गुना। और दूसरा हमने देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट है KT + 10 डिवाइडेड बाय KT। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए ये वाला जो फैक्टर है नॉर्मली सॉलिड स्टेट में काम आता है, जब आपके रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड फेज में है। ये नॉर्मली हेटेरोजीनियस के लिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए
ये एक रिएक्टेंट आपके मॉलिक्यूल है, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जगह हम कहें कि रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड है, और उसका जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है। अब आपने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ब्रेक कर दिया, तो पार्टिकल साइज़ क्या हो गया, इसका छोटा हो गया। पार्टिकल साइज़ क्या हो गया, छोटा। तो पार्टिकल साइज छोटा होने से उसका जो सरफेस एरिया है, ओवरऑल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाओगे, या इनडायरेक्टली हम कहें कि अगर आप पार्टिकल साइज छोटा करोगे, मतलब जो रिएक्टेंट था उसका पार्टिकल साइज आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो उसके क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइड्स है, जो रिएक्शन करती है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो या उसका पार्टिकल साइज छोटा कर रहे हो, छोटे का मतलब आप उसको ग्राइंड करके उसको छोटा कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर दे रखा है कैटलिस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैटलिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या परिभाषा की बात करें, तो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और उसकी स्वयं की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो चेंज नहीं होती है। अब देखिए कैटलिस्ट को हम डिटेल में और पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब कैटलिस्ट जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। नॉर्मली हम कहें कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है उसको हम देख लेते हैं, आगे आपकी थ्योरी आएगी वहाँ भी देखेंगे। ये आपके एक ग्राफ होता है, ये होता है रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये होता है आपके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कई बार एनर्जी भी लिखा होता है, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि ये जो है आपके रिएक्टेंट साइड है और ये आपके प्रोडक्ट साइड है। ये सेम नहीं होती है, एक की कम होती है कि ज़्यादा होती है। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सेम ना लगे आपको। ये मैंने कहा ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करें, तो हमने क्या देखा कि ये ग्राफ देखा, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो उसको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। और ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट की, और ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपके कहलाती है EA, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या करता है, कैटलिस्ट जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, वो क्या करता है कि जो आपके रिएक्शन का पाथ है, अब देखिए कई बार डेफिनेशन में लिखा होता है कि विदाउट इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए जब तक कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा तब तक वो रिएक्शन की रेट को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की पार्ट लेता है रिएक्शन में। अब करता क्या है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, मैकेनिज्म को चेंज करता है, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, ना प्रोडक्ट की एनर्जी में चेंज आया, लेकिन ये जो है आपके एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम। तो कहने का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, वो ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और मैकेनिज्म को चेंज करता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी बैरियर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो मिनिमम एनर्जी को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको ध्यान हो तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो अगर आपको याद है तो मैंने कल आपसे कहा था रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर n। तो मैंने कहा था फैक्टर अफेक्टिंग के को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ पर मैंने लिखा था कैटलिस्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी भी लिखा था। तो कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहे हैं, के को चेंज कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, के की वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करोगे
तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर आपके रेट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट को हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्टर दे रखा है रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब देखिए ये जो फैक्टर है ये सारी रिएक्शन पे फॉलो नहीं होता या सारी रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता। आपके एक चैप्टर दे रखा है फोटोकेमिस्ट्री। अब देखिए फोटोकेमिस्ट्री जो है वहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही होता है कि वह रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो ये पॉइंट उससे रिलेटेड है। यहाँ लिखा हुआ है रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि फोटोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, ठीक है, जिसको आप HNU से डोनेट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो लाइट है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली यूवी और विजिबल की रेंज में होती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फोटोकेमिकल या फोटोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन पर होती है या एक रेंज की जो वेवलेंथ है उस पर होती है। तो अगर आप वो लाइट हटा दोगे या उसकी वेवलेंथ चेंज कर दोगे तो जो रेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इवन अगर आप लाइट को हटा दोगे तो रिएक्शन स्टॉप भी हो जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ये बेसिकली आपकी फोटोकेमिस्ट्री में आता है। फोटोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो वहाँ पर लाइट मस्ट है। लाइट भी कौन सी, स्पेसिफिक वेवलेंथ की, ठीक है। इसके अलावा बहुत रेयर रिएक्शन या कुछ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आता है, पीएच ऑफ द मीडियम। तो कुछ रिएक्शन होती है जो आपके पर्टिकुलर पीएच रेंज पर होती है। जैसे मान लीजिए आपके गैस्ट्रिक जो रिएक्शन होती है वहाँ पर आपके एसिडिक मीडियम की, जैसे हम बात करें डाइजेशन की, तो वहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो कुछ रिएक्शन के लिए क्या होता है, पीएच फिक्स होता है कि भाई इस पीएच, जैसे एसिडिक मीडियम है तो वहाँ रिएक्शन होगी या बेसिक मीडियम है तो वहाँ रिएक्शन होगी। तो ये भी आपके लिमिटेड है। तो ये आपके मेन जो फैक्टर थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मॉलिक्यूलरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अणु संख्यता। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन के दौरान एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, अब वो रिएक्टेंट हो सकता है, आयन हो सकता है या रेडिकल हो सकता है, ETC, तो रिएक्शन के दौरान पर्टिकुलर टाइम पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई कि आपके कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो एक समय पे जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ETC, वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या ध्यान दिया कि एक तो मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दूसरा हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब इसके बाद मैंने आपके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे N2O4 डिकम्पोजर है 2NO2 में, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2HI। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। अब इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मतलब मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू या तो जीरो नहीं हो सकती, अगर हम कहें फ्रैक्शन का मतलब 1.5, 2.5, 0.5, वो भी नहीं हो सकती। तीसरी बात, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो ये हम बात करिए मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी जो है ना तो जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है। नॉर्मली जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 या फिर 2। क्यों, क्योंकि जीरो तो वैसे ही नहीं है, फ्रैक्शन में वैसे ही नहीं है, अब बचा क्या, 1 और 2। इसके अलावा रेयर केस में 3 होती है। रेयर केस में क्या होती है, 3 होती है, लेकिन रेयर केस में, बहुत रेयर केस में होती है। कारण क्या है कि एक साथ ज़्यादा मॉलिक्यूल के टकराने की या कोलिजन करने की जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलरिटी है मैक्सिमम रिएक्शन की वो 1 और 2 है, कुछ रिएक्शन की 3 हो सकती है, और 3 से ज़्यादा जो है उसकी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नॉर्मली एग्जिस्ट
नहीं करती। समझ आ गई बात। नॉर्मल मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, 1 और 2। एक्सेप्शन केस में कितनी होती है, 3, और 3 से ज़्यादा जो मॉलिक्युलरिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गई बात। तो ये आपने देखा थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कौन सी नॉर्मली होती है और कौन सी एक्सेप्शनली हो सकती है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट है ये नॉर्मली सिंपल रिएक्शन के लिए, किसके लिए, सिंपल रिएक्शन के लिए। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंपल रिएक्शन होती क्या है। सिंपल रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में होती है। जैसे मैंने कहा ये रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट जो है वो सिंपल रिएक्शन के लिए। तो सिंपल रिएक्शन में एक स्टेप होती है, तो एक स्टेप में आप आसानी से मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, अगर रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप हो रही है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ A प्लस बी गिव्स C, C प्लस D गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 स्टेप है। अब 2 स्टेप है तो हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई कि इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होगी, इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अलग होगी। तो मॉलिक्युलरिटी जो है हर स्टेप के लिए अलग अलग होती है। वैल्यू भले सेम आ सकती है लेकिन हर स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी हम अलग अलग निकालेंगे। इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी है वो नॉर्मली सिंपल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी तो निकाल नहीं सकते, हर स्टेप की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और आपको कौन कौन से पॉइंट उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्युलरिटी से सिमिलर लगता है लेकिन सिमिलर नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है वो हम साथ के साथ देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब प्रायोगिक इकाई है। मतलब ये है कि जो मॉलिक्युलरिटी का जो कंसेप्ट था वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब ऑर्डर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि ये कोई रिएक्शन है, M1A प्लस M2B गिव्स प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये आपके बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस इक्वेशन। और बैलेंस इक्वेशन जब आप लिखते हो तो आप यहाँ पर जो लगाते हो ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो M1 और M2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेकिन जब मैं बात करूँ रेट लॉ की, अब देखिए हमने क्या कहा, ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है प्योरली, ठीक है। तो ये जो आपके रेट लॉ आ रहा है ये आपके थ्योरेटिकली नहीं आता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम इसको। इसके हम आगे मेथड पढ़ेंगे कि हम रेट लॉ कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट इक्वल्स टू KA की पावर A और B की पावर B। अब हमने क्या देखा कि जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है। और ये जो आपकी इक्वेशन है ये थ्योरेटिकली लिखी हुई है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि M1 और M2 जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन A और B स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। A और B क्या बता रहे हैं कि आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की कंसंट्रेशन पे कितनी डिपेंड कर रही है और B की कंसंट्रेशन पे कितनी डिपेंड कर रही है। अब वो कितनी डिपेंड कर रही है उसका फैक्टर जो है वो है A और B। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो A है वो क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A, मतलब अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है वो दे रखा है। B जो है वो है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B, मतलब A जो है वो A के सापेक्ष कोटि है अभिक्रिया की और B जो है वो B के सापेक्ष कोटि है अभिक्रिया की। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ऑर्डर की तो उसको हम नॉर्मली n से बता देते हैं, और यहाँ पर इस केस में हो जाएगा A प्लस बी। क्या हो जाएगा, A प्लस बी। तो अगर आपको डिफाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ में, किसमें, रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में, ठीक है। रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं उनकी जो पावर है उसका सम। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो आपके रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उनकी पावर का जो सम है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या हो गया, n बराबर A प्लस बी।
अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो आप रिएक्शन लिखते हो, बैलेंस्ड इक्वेशन जो लिखते हो, बैलेंस रिएक्शन जो लिखते हो वो थ्योरेटिकल है, तो ये आपके थ्योरेटिकल कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल है। बेसिक डिफरेंस ये है। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं, ए और जो बी हैं वो m1 के बराबर, ए जो है वो m1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और बी जो है वो m2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, एक होती है सिंपल रिएक्शन। क्या होती है? सिंपल रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल रिएक्शन के केस में क्या हो सकता है, ए जो है m1 के बराबर हो जाएगा और बी जो है वो m2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन क्या होती है? वह रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो आपने क्या देखा कि सिंपल रिएक्शन के लिए ए जो है वो m1 के बराबर हो जाएगा और बी जो है वो m2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, तो वहाँ पर ये आपके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, 100% बराबर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। क्या होती है? एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप में होती है। उस केस में ए जो है वो m के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और बी जो है वो m2 के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो देखिए, हमने देखा था मॉलिक्युलरिटी जो है उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, क्योंकि आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग मॉलिक्युलरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो पूरी रिएक्शन का एक ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? एक ऑर्डर आएगा, वो एक्सपेरिमेंटली आएगा। तो अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो वहाँ पर ऑर्डर जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी जो है वो सिंपल रिएक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, सिंपल रिएक्शन में उसकी सिग्निफिकेंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिग्निफिकेंस दोनों में। बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर क्या हो गया? n बराबर a प्लस बी। अब जो पॉइंट्स हमने देखे थे मॉलिक्युलरिटी के, उसको अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्डर जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा ये था मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा मॉलिक्युलरिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव इन द सेंस किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाए? नेगेटिव। ये प्रोडक्ट के सेंस में भी हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव नहीं आता, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में आ सकता है, जैसे 1.5, 0.5, 2.5 etc। तो हमने क्या देखा? मॉलिक्युलरिटी जो है 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन में हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। अब देखिए, जो फ्रैक्शनल ऑर्डर आता है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन लिए, तीनों देखने में सेम है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव्स 2HBr एंड हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI। ये 3 रिएक्शन देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है, लेकिन तीनों रिएक्शन का रेट लॉ सेम नहीं है, या अगर हम कहें रेट जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि रेट लॉ जो है वो आप थ्योरेटिकल याद नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे रेट लॉ डिपेंड करता है, ऑर्डर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर देंगे तो रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं इसको रिपीट करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, तो इसका जो रेट लॉ है वो है V = K। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन की कोई भी टर्म नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 है, और जो टोटल ऑर्डर है वो भी क्या है? 0। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं लिखा हुआ है, क्लोरीन भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 0 है, क्लोरीन के जो रेस्पेक्ट में ऑर्डर है वो भी क्या है? 0, और जो ओवरऑल ऑर्डर है वो भी क्या आ रहा है? 0। तो हाइड्रोजन क्लोरीन की जो रिएक्शन है वो हम कह सकते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी बात, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है और आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन दे रखी है
और 2HBr बन रहा है। क्या बन रहा है? 2HBr। अब यहाँ पर जो रेट लॉ आ रहा है वो ये रहा, V इक्वल्स टू के H2Br की पावर हाफ, सॉरी Br2 है ये, Br नहीं है, Br2 की पावर हाफ। अब यहाँ पर आपसे वो क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो या तो ये पूछ सकता है कि इसका रेट लॉ बताओ क्या होगा। तो रेट लॉ आपको याद रखना है, V इक्वल्स टू के H2 पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और Br2 की पावर हाफ। तो आपसे पहला पूछ सकता है रेट लॉ क्या होगा, आपने बता दिया। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1, ठीक है। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। तो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? हाफ। और अगर वो पूछे टोटल ऑर्डर कितना होगा हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन का, तो आप कहोगे 1:1/2 या फिर 3/2 या फिर 1.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन में आपको, अब देखिए होता क्या है कि कई बार हमको ये तो याद रह गया कि 1.5 है, टोटल हमने याद कर लिया कि 1.5 ऑर्डर है, लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो फिर वहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाइड्रोजन का 1 था कि ब्रोमीन का 1 था कि हाइड्रोजन का हाफ था या ब्रोमीन का हाफ था। इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हाफ है। टोटल ऑर्डर कितना हो गया? 1.5, क्लियर। इसके बाद हाइड्रोजन और आयोडीन है, सिंपल है देखने में, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2Hi। तो V इक्वल्स टू के H2 और I2, ये सिंपल है, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ऑर्डर है, इसके रेस्पेक्ट में 1 और इसके रेस्पेक्ट में 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल था और ये आपके क्योंकि फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल है इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ और आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और हैं, वो मैंने ले लिए यहाँ पर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्लोरीन है, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? COCl2, जिसको हम कहते हैं फॉस्जीन। क्या कहते हैं? फॉस्जीन। अब यहाँ पर आपके इस रिएक्शन का जो रेट लॉ आ रहा है वो क्या आ रहा है? V इक्वल्स टू के CO की पावर 2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2, और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? हाफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट लॉ क्या है तो आप कहोगे V इक्वल्स टू के CO की पावर 2 और Cl2 की पावर हाफ। कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है तो आप कहोगे 2, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है तो आप कहोगे हाफ, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्डर कितना है तो आप क्या कहोगे? 2 + हाफ इक्वल्स टू 2:1/2 या फिर आप कहोगे 5/2 या फिर आप कहोगे 2.5, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो। और लास्ट क्या हुआ, मैंने जो रिएक्शन लिखी वो जस्ट इसका रिवर्स है। अब देखिए रिवर्स रिएक्शन जो है वो डिफरेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट चेंज हो गए। तो यहाँ पर फॉस्जीन का जो है आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन में, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ रहा है? V इक्वल्स टू के COCl2 की पावर 3/2। एक ही रिएक्टेंट है तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है? 1.5। आप कह सकते हो 3/2 या फिर आप कह सकते हो 1.5। तो यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल देखे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला दे रखा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का 1.5 ऑर्डर है, इसके रेस्पेक्ट में 1, इसके रेस्पेक्ट में हाफ। दूसरा आप ये वाला देख सकते हो, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि RPSC क्या कर रही है, जो पहले से पूछ रही है उनको अब वो चेंज कर रही है। तो ये क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है तो हो सकता है इस बार वो ये पूछ ले, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ जाएगा? ओवरऑल 2.5, इसके रेस्पेक्ट में 2, इसके रेस्पेक्ट में हाफ, और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, जिसमें आपने क्या लिए? फ्रैक्शनल ऑर्डर लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैटेलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्ट लेता है और मैकेनिज्म को चेंज करता है। तो जब वो मैकेनिज्म को चेंज करता है तो वो ऑर्डर को चेंज कर सकता है, हमेशा करेगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही है तो उसका ऑर्डर कुछ और हो सकता है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसका ऑर्डर कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसको हम बाद में और देखेंगे कैटलिस्ट के। दूसरा जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेंगे, एक्सेस का मतलब जो बाकी रिएक्टेंट है उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा,
अत्यधिक जिसको कह सकते हो, अधिक आप कह सकते हो। तो अगर आप किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब रेट लॉस है वो टर्म हट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल लिख दिए कि अगर आपको कोई इस टाइप से इक्वेशन दे दे कि रेट लॉ दे दे, फिर आपसे पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो अब ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रेस्पेक्ट में 1 है और सी के रेस्पेक्ट में -1। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो आप प्लस माइनस करते हैं वो आपको करना है। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 प्लस हो जाएगा, और सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है -1। तो आपको नॉर्मली प्लस करना है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट में -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा ये 2 + 1 -1, ठीक है। +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके आ गया 2। तो आप क्या कहोगे, इस इक्वेशन का या इस रेट लॉ का ओवरऑल ऑर्डर कितना रहा है 2। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मैंने कंडीशन चेंज कर दी। मैंने क्या कहा, या एग्जाम में वो कर सकता है, क्योंकि देखिए आपके वो कंसेप्ट चेक करना चाह रहा है। वो क्या कहेगा कि ये कोई रिएक्शन थी, उसका ये रेट लो था। अब वो ये कहेगा कि ए जो है वो क्या है, एक्सेस में, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा। अब यहाँ पर ये रेट लो कब था, सिंपल कंडीशन में। अब उसने कंडीशन क्या कहती कि ए जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो भी एक्सेस में होगा वो रेट लॉ से हट जाएगा। तो जब आप रेट लॉ से ए को हटा दोगे, अब क्या बच गया, बी और सी। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, +1 -1 = 0। तो आपको ध्यान रखना है, या तो वो सिंपल इक्वेशन देके ऑर्डर पूछेगा ओवरऑल, या फिर वो क्या कहेगा कि ये रेट लॉ है और फिर कहेगा ये जो है वो एक्सेस में है। तो आपको उसको साइड में करना है। अभी इसी को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं कहूँ ए की जगह मैंने कह दिया बी एक्सेस में है, क्या है, बी एक्सेस में, तो आपके बी हट जाएगा रेट लॉ से। तो जब बी हट जाएगा तो आपके अब ऑर्डर क्या आएगा, ए के रेस्पेक्ट में कितना है 2 और सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है -1। तो ये ओवरऑल आ गया +1। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन दे सकता है, वो आपसे ऑर्डर पूछेगा या फिर वो कंडीशन लगा देगा कि ये एक्सेस में है तो ऑर्डर क्या होगा। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जिसको एक्सेस में कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर 0 करना है, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3/2 -1/2, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 3/2 -1/2 और लास्ट में क्या है +1। तो ये आप कह सकते हो 1.5 है, 1.5 में से आधा गया 1 और 1 2, ठीक है। इसको आप सिंपल सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स है। जैसे अगर आप कहें तो ये एलसीएम आपने ले लिया 2, 3 - 1 +1। इसका आपने क्या कहा, 3 में से 1 गया 2/2 +1, 2/2 मतलब 1, 1 + 1 2, ठीक है। सिंपल मैथ से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट की अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, a की पावर 2, ऑर्डर निकालें तो 2 - ½ +1, तो ये आपके कितना हो गया 3 - ½ तो ये होगा 2:1/2। क्लियर है। तो इस टाइप से वो इक्वेशन दे सकता है, क्योंकि आरपीएससी बिल्कुल बेसिक्स पूछ रही है, तो आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक तो आपको सिंपली सॉल्व करना आना चाहिए कि ए के रेस्पेक्ट में कितना है, बी के रेस्पेक्ट में कितना है, सी के रेस्पेक्ट में कितना है। दूसरा ओवरऑल आना चाहिए। तीसरा अगर वो कंडीशन लगा दे कि ये एक्सेस में है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो आपको उसका बताना है कि आंसर क्या होगा। अब जैसे आपसे ये पूछ ले भाई बी एक्सेस में, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा 0 अगर एक्सेस में है तो, और नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट टॉपिक है सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए बुक्स में दोनों टर्म दे रखी है, किसी बुक्स में दे रखी है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, किसी बुक्स में दे रखी है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सूडो ऑर्डर अलग है या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर अलग है, दोनों कहते हैं, ठीक है। अब सूडो का मतलब क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सूडो को छदम, तो छदम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे छोटी आप बुक्स देखेंगे तो वहाँ पर सिंपल लिखा रहता है कि वह अभिक्रिया जिसके लिए ऑर्डर अलग है और मॉलिक्यूलरिटी अलग है, वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे आप कहोगे कि वह अभिक्रिया जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो लेकिन ऑर्डर 1 हो, वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। CH3COO C2H5, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट, प्लस H2O, H+ की कंडीशन है, और ये हो जाएगा CH3COOH
प्लस C2H5OH। बात समझ में आ गई। ये क्या है, आपके हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है। आपने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, होमोजीनियस कैटेलिस्ट है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो आपके प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। क्लियर। अब ये आपके रिएक्शन है। अब जब आप इसका रेट लॉ देखते हैं तो रेट लॉ इसका होता है, रेट लॉ इक्वल्स टू K CH3COO C2H5 और साथ में क्या आ गया आपके H2O, साथ में क्या आ गया H2O। तो एक्चुअल में जो रेट लॉ है किसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का, वो ये है, रेट इक्वल्स टू K CH3COO C2H5 और H2O। तो अगर आपसे कोई पूछे एस्टर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे 1, आपसे कोई पूछे वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे 1, और ओवरऑल ऑर्डर क्या है आप कहोगे 2। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी अभी। कंडीशन क्या थी कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कराते हैं तो जो वाटर है वो एक्सेस में होता है। किस में होता है, एक्सेस में। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेस में होने की वजह से क्या होता है, एक्सेस में होने की वजह से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जो रेट लॉ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो रेट लॉ है या जो रेट है या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, वाटर एक्सेस में है, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेट इक्वल्स टू K CH3COO C2H5, वाटर जो है इस टर्म में से हट जाएगा, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है वो रेट लॉ से हट जाता है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। अब एक्चुअल तो रेट लॉ ये था, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से रेट लॉ क्या आ गया, ये। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्चुअल ऑर्डर था वो तो कितना था, 2, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में है इसलिए ऑर्डर कितना आ गया, 1। और इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, 2। तो नॉर्मली बुक वाले क्या लिख देते हैं कि वह रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और ऑर्डर कितना हो, 1, वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। देखिए मेरे हिसाब से ये वाला इतना टर्म सही नहीं है, सूडो ऑर्डर सही है, क्योंकि जहाँ पर जो छदम जो कंसेप्ट आ रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी में नहीं आ रहा है, वो ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सूडो ऑर्डर ज़्यादा सही है, लेकिन क्योंकि कुछ बुक्स में सूडो यूनिमॉलिक्यूलर भी लिखा है इसलिए मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दे रखा है कि अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें सूडो ऑर्डर की, तो आप क्या कहोगे, वह रिएक्शन जिसके लिए एक्चुअल ऑर्डर तो कितना आ रहा है, 2, सॉरी एक्चुअल ऑर्डर कितना आ रहा है, 1, लेकिन ऑर्डर वास्तव में था कितना, 2। तो कहने का मतलब ये कि जो एक्चुअल रेट लॉ है, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो कितना है, 2, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपके एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 1। समझ आई बात। तो एक्चुअल रेट लॉ कुछ और है, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से रेट लॉ चेंज हो गया, इसलिए आपके जो ऑर्डर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज। तो सूडो ऑर्डर का मतलब वह रिएक्शन जिसका एक्चुअल में ऑर्डर 2 था, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से ऑर्डर कितना आ गया, 1। समझ में आ रही है बात। तो उसको हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ऑर्डर कितना आएगा, 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।